हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड नंबर का चैप्टर। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर सेकंड में आज मैं आपको परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन की बटन पर टैप कर दे ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्या होता है। तो दोस्तों, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि परमाणु जो होता है इसकी खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। और परमाणु की खोज जो है दोस्तों जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। और परमाणु जो होता है इसके अंदर में एक नाभिक पाया जाता है जिसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में की गई थी। तो दोस्तों, परमाणु क्या होता है? तो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं। तो दोस्तों, फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि परमाणु जो होता है दोस्तों वो छोटे से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एलिमेंट यानी तत्व पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था तत्व की जो डेफिनेशन होती है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को या मैटर को तत्व कहा जाता है। जो कि दोस्तों जो तत्व होता है उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। और वस्तुतः परमाणु जो होते हैं वो विद्युतः उदासीन होते हैं, मतलब कि उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दोस्तों वो क्या होता है? निगेटिव। सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको अणु के बारे में बताने वाला हूं। तो मॉलिक्यूल, तो दोस्तों तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे कि वाटर यानी पानी एक यौगिक है, उसका एक छोटी से छोटी बूंद जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है क्या कहलाती है? जल का अणु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परमाणु भार। तो व्हाट इज एटॉमिक वेट? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी तत्व का जो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट जो होता है यह वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग या हाइड्रोजन के 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। दोस्तों, जैसे मैं बात करूं दोस्तों ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 AMU होता है दोस्तों। 16 AMU मतलब कि एटॉमिक मॉस यूनिट। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मॉस यूनिट। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है दोस्तों वो 16 होता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के परमाणु के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी होता है या हाइड्रोजन के 1.008 वाले भाग से 16 गुना भारी होता है। तो दोस्तों, परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार एक एटॉमिक मास यूनिट होती है, मतलब कि एक भार को मापने की इकाई होती है जिसके लिए हम कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कंपेयर करते हैं या हाइड्रोजन के 1.008 AMU से कंपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको मोल अवधारणा बताने वाला हूं। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ यानी किसी भी निश्चित सूत्र वाले मैटर की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 आइसोटोप यानी कि दोस्तों समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या है। मतलब कि दोस्तों किसी तत्व का जो मोल संख्या होती है वह इस बात को बताती है कि उस पदार्थ के निश्चित सूत्र में उसकी मात्रा कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे मोल संख्या पर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयनों की संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। मोल को संख्या के रूप में 6.023 इंटू 10⁻23 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कणों की संख्या के पदों में मोल का मान 6.0
023 इंटू 10⁻23 होता है। इसके अलावा द्रव्यमान और आयतन के रूप में भी मोल को व्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी तत्व के 1 मोल का द्रव्यमान उस तत्व के ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है, या किसी यौगिक के 1 मोल का भार उस यौगिक के ग्राम अणुभार के बराबर होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिक क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा मोल इकाई का मान। तो दोस्तों मोल का मान जो है 6.022 इंटू 10⁻23 है। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु है। इसे एवोगाड्रो या आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, या इसे दोस्तों इंग्लिश में एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक है। 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं बताऊंगा 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु क्या है, विभाज्य है। दोस्तों शुरू में ये माना जाता था कि हमारे भारत के जो महान जो ऋषि थे, ऋषि कणाद ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। तो दोस्तों मूलभूत कण को परमाणु कहा गया था, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज करके इस बात को सिद्ध किया कि प्रत्येक तत्व जो होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु भी विभाज्य कण होता है, मतलब कि परमाणु भी और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो 20वीं शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी में दोस्तों आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु क्या है, विभाज्य है, मतलब कि परमाणु को हम डिवाइड कर सकते हैं। और इन्होंने 3 मूलभूत कणों को खोजा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये एक पदार्थ का मूलभूत कण होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें मुख्य रूप से 3 कण पाए जाते हैं। दोस्तों किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है इस टाइप से होता है, उसके बीच में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है, उसके ऊपर में प्रोटॉन पाए जाते हैं, और आजू बाजू जो कक्षाएं होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है वो 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर होते हैं, और नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम जो होती है दोस्तों ये आवेश को मापने की ऐसा इकाई होती है, ऐसा यूनिट होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रोटॉन पे। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर जो धनात्मक आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ही होता है। इसके अलावा दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसके अलावा दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। एंड दोस्तों प्रोटॉन का भार जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। एंड न्यूट्रॉन का भार जो होता है दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई। कब की गई थी दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की भी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक के द्वारा की गई। 1932 में चैडविक के द्वारा की गई। इसके आगे अब एक नोट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था तेल बूंद विधि के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों ने फिजिक्स में तेल बूंद विधि पढ़ा होगा। तो दोस्तों तेल बूंद विधि के द्वारा मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनों के तरंग की प्रकृति। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो लगभग प्रकाश के गति के बराबर होती है।
तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो प्रकाश के वेग के तुल्य होती है, और प्रोटॉन की जो गति होती है दोस्तों वो भी प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होती है। लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है, जो कि किसी भी न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी भी परमाणु के नाभिक के केंद्र में पाया जाता है, इसके ऊपर प्रोटॉन पाया जाता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो प्रकाश की गति के बराबर होती है, प्रोटॉन की गति भी प्रकाश के वेग के बराबर होती है। परंतु दोस्तों जो आपका बीच में जो न्यूट्रॉन पाया जाता है इसकी गति जो होती है वो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होती है दोस्तों, मतलब कि प्रकाश की गति से 10 गुना कम होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इनके तरंग की जो प्रकृति की खोज है वो डी ब्रोगली ने किया था, और उन्होंने एक समीकरण दिया था जिसे डी ब्रोगली का समीकरण कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन जो होता है दोस्तों, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, और पॉजिट्रॉन की खोज जो है दोस्तों एंडरसन ने की थी। जो नाभिक के अंदर स्थित धनावेशित कण होते हैं उसे ही पॉजिट्रॉन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसान का नाम रखा गया है। तो दोस्तों हिग्स बोसान, इसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इसका जो नाम है वो भारत के महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर रखा गया है। इस विशिष्ट मूल कण को बोसान कहा जाता है, इसे ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है, तो बोसान को गॉड पार्टिकल कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों लगभग द्रव्यमान रहित एवं आवेशहीन कण, यानी दोस्तों जो आपके नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके ऊपर में प्रोटॉन होते हैं और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये न्यूट्रॉन होता है यह द्रव्यमान रहित होता है, मतलब न्यूट्रॉन का ज्यादा भार नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो उस तत्व में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग को कहा जाता है। उसमें न्यूट्रॉनों का योग नहीं किया जाता, क्योंकि दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है उसका भार लगभग 0 के बराबर होता है, मतलब कि वो नेग्लिजिबल होता है। द वेट ऑफ न्यूट्रॉन इज 10⁻�0, उसे लगभग 0 के बराबर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसका जो फैक्ट है वो दिया हुआ है न्यूट्रॉन का, कि लगभग द्रव्यमान रहित एवं आवेशहीन कण न्यूट्रॉनों की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था दोस्तों, पॉली ने किया था 1932 में। इसमें प्रचक्रण होता है, मतलब कि इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रदरफोर्ड के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल किया गया था, जिसके बारे में माना जाता है दोस्तों कि रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित अल्फा कणों की बमबारी कर गोल्ड की पतली पन्नी पर प्रयोग करके इस बात का पता लगाया था कि परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है दोस्तों, नाभिक पाया जाता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है। तो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, उसने क्या किया था, एक सोने की पतली झिल्ली को रख दिया था और उसके ऊपर में अल्फा किरणों की बमबारी की थी, और कैथोड से जो ऋणावेशित किरणें निकली थी। तो उसमें दोस्तों उसने ये पता लगाया था कि परमाणु जो है वो, परमाणु का जो आकार है वो गोलाकार होता है, और कुछ जो कण होते हैं कुछ जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाले जो अल्फा कण होते हैं वो सीधे चले जाते हैं, कुछ जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और कुछ जो अल्फा किरणें होती है वो रिटर्न वापस आ जाती है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो परमाणु का नाभिक होता है वो गोल होता है, बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। तो जो अल्फा किरणें नाभिक की ओर जाती है वो रिटर्न आ जाती है, लेकिन दोस्तों जो अल्फा किरणें नाभिक के किनारे से जाती है तो वो किरणें क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन पाए जाते हैं, और कुछ किरणें जो होती है वो सीधी निकल जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पतले होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। तो ये था दोस्तों रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। तो दोस्तों रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल क्यों फेमस है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रदरफोर्ड ने सन 1911 में क्या बताया था कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो परमाणु के नाभिक की खोज किया था। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है, यानी कि जो नाभिक का जो आयतन होता है दोस्तों, परमाणु के नाभिक का जो अंदर होता है
न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जो मिलकर बना होता है। इसका आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है दोस्तों, वो पूरे परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 क्या होती है, मीटर होती है। जबकि उसके अंदर जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या जो होती है वो 10⁻15 मीटर होती है। मतलब कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कम होती है और परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा या ऑर्बिट कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन होता है, उसके आजू बाजू प्रोटॉन होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, निगेटिव न्यूट्रल होते हैं, और इसके आजू बाजू कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं दोस्तों, चक्कर मारते रहते हैं, चक्कर गोल 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 गोल। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कभी आके नाभिक से क्यों नहीं चिपकते, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे। तो दोस्तों नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ है जिन कक्षाओं में घूमते हैं इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण बल के स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे होते हैं, लेकिन दोस्तों वो कभी भी आकर नाभिक से नहीं टकराता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका क्या होता है, आयनन विभव होता है। उसके अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है जिसे आयनन विभव कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा प्राप्त करते रहता है और वो उस कक्षा से बाहर निकलने का प्रयास करता है। मतलब कि अंदर भी एक बल लगता है और बाहर भी एक बल लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ दोष थे। तो आइए दोस्तों रदरफोर्ड के मॉडल के दोष पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो किसी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या को करने में सक्षम नहीं था। दूसरा दोष ये था दोस्तों कि यह मॉडल इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता था, अर्थात इससे यह पता नहीं चलता था कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और उनकी ऊर्जा का स्तर क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित टोटल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, टोटल प्रोटॉनों की संख्या को किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर कहा जाता है। या दोस्तों किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में स्थित टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। दोनों ही डेफिनेशन एक्यूरेट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों द्रव्यमान संख्या या मास यूनिट। तो दोस्तों किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वांटम संख्या के ऊपर। तो क्वांटम संख्या जो होती है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे द्रव्यमान संख्या के ऊपर। तो मास नंबर जो होता है वो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित टोटल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है वो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके बाद में दोस्तों मैं अब आपको क्वांटम नंबर के बारे में बताने वाला हूं। तो स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म प्रकृति को समझने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु 4 क्वांटम संख्याओं को डिटरमाइन किया गया है। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं को आइए दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दोस्तों इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक धनात्मक पूर्णांक होती है, इसका मान n इज इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप से हो सकता है और n का मान बढ़ने से अनुमत कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। इसे n स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉनों के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। तो n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों। मतलब कि जितने ज़्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है दोस्तों क्वांटम नंबर जो होता है उसे दिगंशी क्वांटम नंबर या इंग्लिश में दोस्तों उसे दिगंशी क्वांटम नंबर या इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है दोस्तों। इसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिविमीय आकृति यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्रकट करता है। L का न्यूनतम मान 0 तथा अधिकतम मान n-1 होता है दोस्तों। मतलब कि अगर हम n = 4 लेते हैं
तो दोस्तों n इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो वहाँ पे l का मान जो है मैक्सिमम 3 तक जा सकता है दोस्तों। मतलब कि दिगंसी क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है दोस्तों वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है और इसका न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान n-1 होता है। इसे l से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिगंसी क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी कक्षक की त्रिविमीय आकृति को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों आपका क्वांटम नंबर होता है दोस्तों उसे चुंबकीय क्वांटम नंबर कहा जाता है या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। m का मान जो होता है दोस्तों वह l पर डिपेंड करता है, यानी कि उसका मान जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। m का मान l पर निर्भर करता है। यह किसी l के मान के लिए m का मान +1 से लेकर -1 तक होते हैं शून्य सहित। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वांटम नंबर होता है इसे आप जो है चक्रण क्वांटम नंबर या स्पाइन क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। इसे ms से रिप्रेजेंट करते हैं। 1925 में जॉर्ज हुलेनबैक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने एक चौथी क्वांटम संख्या की उपस्थिति को प्रतिपादित किया था जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या या स्पाइन क्वांटम नंबर कहलाता है दोस्तों। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। किसी चुंबकीय क्वांटम संख्या m के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो होता है दोस्तों वो +1/2 या -1/2 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में एक नोट पॉइंट दिया हुआ है जो केमिस्ट्री में मोस्टली ऑफ द टाइम पूछा जाता है। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसलिए इन्हें 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाउली का अपवर्जन नियम। तो दोस्तों पाउली का अपवर्जन नियम क्या है डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे पाउली का अपवर्जन नियम। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाउली के अपवर्जन नियम क्या था। तो दोस्तों पाउली के अपवर्जन नियम को पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहा जाता है। पाउली नामक साइंटिस्ट ने 1925 में एक रूल दिया था दोस्तों, जिसके अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती है, परंतु दोस्तों यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की n, l और m यानी कि 3 क्वांटम नंबर यदि समान हो तो अवश्य ही चौथी क्वांटम संख्या यानी स्पाइन क्वांटम नंबर का मान अलग अलग होता है। तो यही पाउली का अपवर्जन नियम था दोस्तों। तो इस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी दिए गए परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के मान l, n और m के मान एक ही हो तो उनका चक्रण जो है दोस्तों विपरीत होगा, यानी चौथी क्वांटम संख्या यानी स्पाइन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम। तो हुंड का नियम क्या था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हुंड के नियम को हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते जब तक कि रिक्त कक्ष अवेलेबल होते हैं, अर्थात जब तक यह संभव है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में 3 प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं, जिन्हें कौन सा s, p, d कहा जाता है। तो s जो होता है दोस्तों उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं और d जो होता है दोस्तों उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हुंड के नियम के अनुसार अगर आपके पास मान लो कि कोई p नाम का कक्षक है तो उसमें अगर आपके पास तब तक के इलेक्ट्रॉनों के जोड़े नहीं बना सकते जब तक कि आपके पूरे इलेक्ट्रॉनों में पूरे कक्षक में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। तो दोस्तों इसे हम शब्दों के रूप में कैसे समझते हैं, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हुंड का अधिकतम बाहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसके अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं किए जा सकते जब तक कि अवेलेबल कक्षक में सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न डाल दिया जाए। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाता है उसके बाद ही उसको क्या किया जाता है, युग्मित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो दोस्तों हाइजेनबर्ग से अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
किसी कण की स्थिति यानी कि पोजीशन और वेग वेलोसिटी का एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। तो दोस्तों हाइजेनबर्ग के नियम के अनुसार जो है किसी भी कण की स्थिति और उसके वेग का एक साथ एग्जैक्ट निर्धारण करना असंभव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आफबाउ के नियम के ऊपर। तो आफबाउ का जो नियम है दोस्तों, इसका केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों आफबाउ के नियम पर डिस्कस। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आफबाउ रूल, अकॉर्डिंग टू आफबाउ प्रिंसिपल, क्या होता है दोस्तों कि आफबाउ ने यह बताया कि बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझाने के लिए आफबाउ ने एक नियम प्रतिपादित किया जो कक्षा या कोश के उपकक्षा या उपकोषों की ऊर्जा के क्रम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जो कक्षा या कोश के उपकक्षा के ऊर्जा स्तरों पर आधारित है। आफबाउ के अनुसार कोश के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण उपकोषों के ऊर्जा की बढ़ते क्रम में अर्थात स्थायित्व के घटते क्रम में होता है। विभिन्न उपकोषों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे कि इसको बनाने के लिए एक रूल होता है दोस्तों 1s 2s 3s 3p, उसके बाद में इसे दोस्तों इस टाइप से ऊर्जा स्तरों के क्रम में डिवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको मैं कभी चेहरा दिखा के इसका वीडियो बनाऊंगा, तब आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं। तो दोस्तों आफबाउ के नियम के अनुसार तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक विशेष क्रम होता है जो कक्षकों के ऊर्जा स्तरों का क्रम होता है। मतलब कि 1s कक्षक जो होता है वो परमाणु के नाभिक में सबसे कम ऊर्जा वाला स्तर होता है। उससे ज़्यादा ऊर्जा जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वो 2s कक्षक में चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो वो 2p में चला जाता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस तरह दोस्तों जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अगली कक्षक में जाते जाता है, लेकिन उससे उसका क्या होता है दोस्तों, उसका जो स्थायित्व होता है इलेक्ट्रॉन का वो घटते जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक यानी आइसोटोप के बारे में। तो व्हाट इज आइसोटोप? तो दोस्तों डिस्कस करते हैं आइसोटोप पर। तो समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। मतलब कि ऐसे दो परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है परंतु उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है दोस्तों वो भिन्न भिन्न होती है। जैसे 1h1 1h2 और 1h3 ये तीनों जो है दोस्तों आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। तो दोस्तों इसमें जो 1h1 होता है और 1h2 जो होता है और 1h3 जो होता है, इसमें 1h1 को ये तीनों जो होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार करते हैं, लेकिन इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आइए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं कुछ समस्थानिकों के ऊपर। तो दोस्तों कुछ प्रमुख समस्थानिक और उनके उपयोग। तो दोस्तों यूरेनियम 235 जो होता है ये चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 जो होता है दोस्तों ये रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है दोस्तों ये रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 जो होता है दोस्तों ये ट्यूमर का पता लगाने के लिए होता है। इसके अलावा आयोडीन 131 जो होता है दोस्तों ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। और फास्फोरस जो होता है दोस्तों 32 ये ल्यूकेमिया के उपचार में होता है। इसके अलावा दोस्तों लोहा जो होता है 59 ये अरक्तता का रोग या अरक्तता यानी कि एनीमिया का रोग का पता लगाने में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम। कौन सा तत्व है दोस्तों, पोलोनियम। पोलोनियम जो होता है दोस्तों वो पोलोनियम जो होता है दोस्तों वो सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व होता है। इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों संभारिक के ऊपर। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो दोस्तों ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मैं बात करूं आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम की, तो दोस्तों ये आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के परमाणु भार समान होते हैं परंतु आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का परमाणु भार 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु भार आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। लेकिन तीनों के परमाणु भार जो होते हैं दोस्तों वो 40 होते हैं यानी 40 होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक की ओर।
तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आइसोटोन जो होते हैं वे जिन परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे 1H3 और 2H4, तो दोस्तों 1H2 तथा 1H3 तथा 2H3 इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है। मतलब सॉरी दोस्तों 1H3 और 2H4, तो दोस्तों इनमें प्रोटॉनों की संख्या जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 2-2 है। तो ये इस प्रकार से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिकी। तो सम इलेक्ट्रॉनिकी जो होता है दोस्तों इन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं इन्हें सम इलेक्ट्रॉनिकी या आइसो इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इन्हें सम इलेक्ट्रॉनिकी या आइसो इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है। तो सम इलेक्ट्रॉनिकी परमाणुओं और आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि नियॉन सोडियम प्लस, यानी कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mg2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर डबल चार्ज हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एल्यूमिनियम से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये चारों जो तत्व है दोस्तों सोडियम, नियॉन, मैग्नीशियम 2+ एवं एल्यूमिनियम 3+, ये जो जितने भी आयन है दोस्तों इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो इन्हें दोस्तों सम इलेक्ट्रॉनिकी या आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इस तरह दोस्तों